हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर से बात करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी चल रही है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन। आज इसी के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है मेरा। इससे पहले अपन माला पठार पढ़ चुके हैं। माला पठार पढ़ने के बाद में आज अपन बाकी के जो भी प्रदेश हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मध्य भारत का पठार। क्या मध्य भारत का पठार? मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश, मध्य भारत का जो पठार है इसका निर्माण विंध्य सेल समूह से हुआ है। कौन से? विंध्य सेल समूह से मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के 10.68% भूभाग पर पाया जाता है। ये कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो 10.68% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, थोड़ा बहुत गुना, अशोकनगर भी आ जाता है। इसके बाद में आता है नीमच। कौन सा? इधर नीमच आ जाता है। ठीक है, तो मध्य भारत का जो पठार है इसके अंतर्गत सबसे जो मुख्य चीज है वो है चंबल की बीघड़ घाटी। कौन सी? चंबल की बीघड़ घाटी। ठीक है, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। यानी कि भिंड मुरैना में किसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? भिंड मुरैना ग्वालियर में तो सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है तथा शिवपुरी में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। किसका? मूंगफली का। ठीक है, तो चंबल की उत्खाद भूमि। क्या? चंबल का बीहड़। चंबल का बीहड़ का जो निर्माण है वो बीहड़ का मतलब क्या? नदियों ने क्या कर दिया? नदियों के तेज बहाव के चलते नदियों ने क्या कर दिए? मिट्टी को काट छाट दिया तथा काफी गलियों का निर्माण कर दिया। कैसे निर्माण कर दिया? जैसे कि मान लीजिए ये कोई मतलब टीला सा बना दिया है मिट्टी का और इसके बीच में से क्या निकल गई? नदी निकल गई। यानी कि यहाँ से नदी निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। तो इस तरीके से क्या कर दिया? बीहड़ बना दिया। क्या बना दिया? एक तरह से बीहड़ बना दिया। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। उत्खात भूमि। ठीक है, तो उत्खात भूमि का उदाहरण मध्य भारत में कहाँ मिलता है? तो चंबल बीहड़ मिलता है। इसे अपन खद्रू भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्रू भूमि भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्खात भूमि का उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी में ही मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो यही होती है। किसमें? भिंड के में होती है। कहाँ से? भिंड में। कौन सी जगह होती है ये आप मुझे बताएं कमेंट करके, क्योंकि मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूँ। तो भिंड के कौन से जिले, कौन सी जगह पे सबसे कम वर्षा होती है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है, यानी कि मध्य भारत का पठार। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। आप लोग वीडियोस देख लीजिए, मिट्टियों के भी मैंने वीडियोस डाल दिए हैं सारे के सारे। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यहीं पाई जाती है। बीहड़ का जो निर्माण होने का जो कारण है वो इसका यहाँ पे जो मिट्टी है ना उसी के कारण से क्या कर दिया चंबल ने या पार्वती या काली सिंध नदियों ने क्या कर दिया यहाँ पे बीहड़ का निर्माण कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो मुलायम मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? मुलायम मिट्टी, यानी कि चट्टाने नहीं पाई जाती। अगर चट्टाने पाई जाती है ना तो नदी एकदम से कसी कसाई चलती है। कैसे कसी कसाई चलती है? अर्थात ये मतलब उधर मतलब कैसे क्या कहते हैं अपन? विसर्पण नहीं करती। क्या नहीं करती? विसर्पण नहीं करती, यानी कि अपना मार्ग ज़्यादा चेंज नहीं कर पाती। लेकिन जब मिट्टी मुलायम रहती है तो क्या करती है? मिट्टी को ये काट देती है। क्या कर देती है? मिट्टी को काट देती है, जिसके चलते किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर बीहड़ का निर्माण हो गया। ठीक है, किसने किया है? तो चंबल ने। तो चंबल नदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्खात भूमि या खद्रू भूमि का उदाहरण भारत में एकमात्र जगह कहाँ मिलता है? तो चंबल के बीहड़ में ही मिलता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश कितने क्षेत्रफल पाया जाता है? 10.68% भूभाग पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के 7.7% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कितने? 7.7% क्षेत्रफल पर भूभाग पर कौन सा पाया जाता है? तो बुंदेलखंड पाया जाता है। इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आ जाते हैं? तो दतिया, थोड़ा बहुत शिवपुरी, इसके बाद में निवाड़ी, छतरपुर। ठीक है, टीकमगढ़ भी। ठीक है, तो ये 6 जिले कौन कौन से? रीवा, पन्ना का पठार। ठीक है, ये किसके अंदर? रीवा पन्ना पठार अलग होता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो
थोड़ा बहुत सागर भी इसी के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो काली एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ की जो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी है। कौन है? यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? तो पानी है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो पानी कम मात्रा में पाया जाता है। अर्थात मतलब यहाँ का जो पानी है वो मतलब यहाँ पर बरसात काफ़ी कम होती है, जिसके चलते यहाँ पर मिट्टी और पानी को ज़्यादा शोषित करती है। कैसी? शोषित ज़्यादा करती है, यानी कि पानी डाला, जैसे कि रेत में अपन ने पानी डाला तो पानी गायब अचानक से, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्या है? एक मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इलाका है, जिसके चलते इसे बुंदेलखंड, अधिकतर आप लोगों ने सुना हो, बुंदेलखंड को अलग स्टेट बनाने की भी मांगे उठती रहती है, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कैसा है? तो असमान ऊंचाइयों वाला है। कैसा है? असमान ऊंचाइयों वाला है, अर्थात कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, ठीक है। तो बुंदेलखंड को क्या कहा जाता है? असमान ऊंचाइयों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? सिगार है। कौन सी है? सिगार। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिगार है, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है बेतवा, दसान, सिंध, पाहुज, कैन, सिंध, ठीक है। बेतवा, पाहुज, कैन, ये क्या है? यहाँ की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। यहाँ पे जो खेती की जाती है वो भी गेहूं वगैरह की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। कितने क्षेत्रफल पे पाया जाता है? तो सिगार नहीं, सिगार चोटी नहीं है। सिगार तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी है? तो सिद्ध बाबा है। कौन सी? सिद्ध बाबा। मैंने पूछा था क्वेश्चन कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार ही है। सिद्ध बाबा कौन सी है? तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रीवा पन्ना का पठार। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 10.36% क्षेत्रफल पर कौन पाया जाता है? अपना रीवा पन्ना का पठार पाया जाता है। कितना? 10.36% क्षेत्रफल पर। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो अधिकतर लाल पीली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है, ठीक है। रीवा पन्ना पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुडविल। कौन सा? गुडविल। कौन सा? गुडविल। गुडविल क्या है? रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दमोह में पड़ती है। दमोह में, ठीक है। दमोह के संग्रामपुर में, दमोह के संग्रामपुर में कौन सी चोटी पड़ती है? तो रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुडविल पड़ती है। कौन सी? गुडविल चोटी पड़ती है, ठीक है। रीवा पन्ना पठार की मिट्टी लाल पीली काली मिट्टी यही है, और यहाँ की जो फसलें हैं वो भी गेहूं ही है। कौन सी? गेहूं। पूर्व में थोड़ा बहुत चावल भी उत्पादन किया जाता है। कौन से? पूर्वी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? थोड़ा बहुत चावल का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां वो कौन कौन सी है? तो कैन, टॉन्स और सोनार। कैंस, टॉन्स और सोनार क्या है? यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बघेलखंड। कौन सा? बघेलखंड। बघेलखंड, ठीक है। बघेलखंड जो क्षेत्र है इसे कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या कर दी थी? यहाँ से कौन सी निकल जाती है? कर्क रेखा निकल जाती है बीच में से, ठीक है। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो बघेलखंड को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये मध्य प्रदेश के 7.7% क्षेत्रफल पर फैला है। कितने क्षेत्रफल पे? तो 7% क्षेत्रफल पर फैला है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उसका नाम है शहडोल, सीधी, ठीक है, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, ठीक है। उमरिया, अनूपपुर ये इसके किसके अंतर्गत आते हैं? तो बघेलखंड पठार के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बघेलखंड पठार में जो खेती की जाती है अधिकतर यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। बघेलखंड का जो पठार है इसका जो अधिकांश भाग है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो तब बघेलखंड का जो अधिकांश भाग है वो किस में चला गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। किस में चला गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में ये चला गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो अब ये बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में कम ही पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है
मतलब दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है, यानी कि ठीक है, यानी कि माला पठार के बाद दूसरा स्थान किसका आता है, तो नर्मदा सोन घाटी का ही आता है। किसका? नर्मदा सोन घाटी का ही आता है। ठीक है, नर्मदा जो सोन घाटी है, नर्मदा नदी की जो लंबाई है, इसमें नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत नर्मदा नदी की लंबाई भी अधिक है और चौड़ाई भी अधिक है। जबकि जब पूर्व में जाते हैं, यानी कि पूर्व में इस तरफ बढ़ते हैं, तो सोन घाटी आ जाती है। कौन आ जाती है? सोन घाटी। तो सोन घाटी की चौड़ाई भी कम है और लंबाई भी कम है। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी की जो घाटियां हैं वो जबलपुर पे आके मिलती है। कहाँ पे? जबलपुर पर आकर मिलती है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की सबसे निचला स्थल है। कौन सा? सबसे निचला स्थल है। भारत का यदि सबसे निचला स्थल पूछा जाएगा आपसे तो कौन है? नर्मदा सोन घाटी है। कौन सा? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, भारत तथा मध्य प्रदेश के साथ साथ ये भारत का भी सबसे निचला स्थल है। ठीक है, जबलपुर के बाद जबलपुर में क्या मिलती है? जबलपुर में आकर नर्मदा और सोन घाटियां मिलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा और सोन नदियां दोनों की दोनों धर्मपुर जिले में स्थित अमरकंटक चोटी से ही निकलती है। ठीक है, जो सोन नदी है वो गंगा में जाके मिल जाती है और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ जाके जल गिराती है? तो खंबाती खाड़ी में जल गिराती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी है? भ्रंश घाटी में। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या होती है मैं हजारों बार बता चुका हूँ। भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। इसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। तो इंडिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? तो नर्मदा नदी की है। कौन सी? नर्मदा नदी की ही रिफ्ट वैली है। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो है गहरी काली मिट्टी। कौन सी? गहरी काली मिट्टी। ठीक है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी। और यहाँ का जो प्रमुख जो फसल है उसका नाम क्या है? तो गेहूं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रों में ही होता है। कहाँ होता है? नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में ही गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि नदी बह रही है तो नदी कौन सी मिट्टी लाके काट के लाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही लाती है। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी खत्म। इतना ही है इसके अंतर्गत। इसके बाद आते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के 11% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। किसके अंतर्गत? कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो 11% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से जिलों आते हैं तो इसके अंतर्गत। ठीक है, यहीं से देख लीजिए आप। अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। इसके बाद में बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट के ऊपर वाले हिस्से। तो ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये यहाँ पे कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं, राजपीपला, मैकाल पर्वत श्रेणी और महादेव पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो यही वो चीज़ें हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है शायद, है ना? 1350 मीटर। तो ये सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है तो उसमें जाके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बस आपको इतना याद रखना है कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश से कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो 11% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो बेनगंगा है, पेनगंगा। ठीक है, मतलब नर्मदा सोन घाटी की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी है? तो नर्मदा के बाद में नर्मदा की सहायक नदियाँ तवा हुई। ठीक है ना, तवा, हथनी, शेर, ये क्या है? नर्मदा की क्या हुई है? सहायक नदियाँ ही हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बघेलखंड। तो बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो सोन नदी है। कौन सी? बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो सोन नदी ही है एकमात्र। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में, और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना इससे कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म। इसके बाद में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ में, अच्छे से के साथ में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को अपने को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सपोर्ट देना है यार। तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ मैं रोज़। आज भी बुखार था लेकिन मैं बना लिया वीडियो, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, इसलिए रोज़ वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
कोशिश करूँगा जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए तो फिर रोज़ वीडियोस डाल दूँगा मैं सारी चीज़ों के ऊपर। संविधान भी रुका हुआ पड़ा है, संविधान रुका हुआ है। अभी संविधान और मध्य प्रदेश जी के ही पढ़ेंगे अपन, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत इसी की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो अपन इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।